फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक प्रोसीजर विद पीएनएफ पैटर्न। इस वीडियो में हम आज देखेंगे कि पीएनएफ टेक्निक अप्लाई करने के लिए हमारे पास कुछ प्रोसीजर्स और पॉइंट्स होते हैं जिनका हमें ख्याल रखना होता है जब भी हम पीएनएफ अप्लाई करते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम पीएनएफ टेक्निक में क्या करते हैं कि डायगोनल पैटर्न्स यूज़ करते हैं और हम सेंसरी क्यूज जो होते हैं हम अप्लाई करते हैं। हम उसमें क्या होता है, जो हमारे प्रोप्रियो रिसेप्टर्स होते हैं या क्यूटेनियस रिसेप्टर्स होते हैं, टच रिसेप्टर्स, ऑडिटरी या विजुअल रिसेप्टर, उनको स्टिमुलेट करते हैं ताकि एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो। ठीक है, अब हम इन सेंसरी क्यूज़ को हम सुपर इम्पोज करते हैं, मतलब हम सेंसरी क्यूज़ को अप्लाई करते हैं डायगोनल पैटर्न पे। जब हम डायगोनल पैटर्न पीएनएफ में कर रहे होते हैं तो इन सारे जो सेंसरी क्यूज़ हैं इनको हम अप्लाई करते हैं ताकि एक बेस्ट पॉसिबल न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, अब हम इन्हीं पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे कि हमने किन किन पॉइंट्स का ख्याल रखना है जब अभी हम पीएनएफ अप्लाई करें। तो सबसे पहला पॉइंट है मैनुअल कांटेक्ट। मैनुअल कांटेक्ट में क्या होता है कि थेरेपिस्ट जो अपना जो हैंड है वो पेशेंट के ऊपर प्लेस करता है। ठीक है, मैनुअल थेरेपी में भी क्या होता है, विदाउट मशीन थेरेपिस्ट जो है अपने हैंड के जरिए एक थेरेपी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब जो थेरेपिस्ट है उसने अपनी हैंड की प्लेसमेंट कहाँ करनी है, उसने अपनी हैंड की प्लेसमेंट करनी है एगोनिस्ट मसल पे। ठीक है, एगोनिस्ट मसल वो मसल जो कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, अब ठीक है, इस क्यों एगोनिस्ट मसल पे ही क्यों हैंड प्लेस करना है, इसके लिए तीन हमारे पास रीज़न है। सबसे पहले रीज़न कि जब वो एगोनिस्ट मसल पे थेरेपिस्ट अपने हाथ रखेगा तो वहाँ पे जो टच रिसेप्टर्स हैं वो टच रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे और ब्रेन को सिग्नल जाएगा और वही मसल जो है वही मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, जो हमने जिस पार्ट को मूव करवाना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि एक रेजिस्टेंस अप्लाई करने में भी जो है थेरेपिस्ट को आसानी होगी। ठीक है, वो उसी जगह रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा तो क्या होगा कि थेरेपिस्ट आसानी से उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट मूव कर पाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि अगर जब आप उस एगोनिस्ट मसल पे थेरेपिस्ट जो है अपना हाथ रखेगा पेशेंट के, तो क्या होगा कि पेशेंट उसी डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। फॉर एग्जांपल, अब जैसे कि मेरा रिस्ट है, ठीक है, अब मैंने रिस्ट की एक्सटेंशन करानी है। एक्सटेंशन यूँ होती है और फ्लेक्शन यूँ होती है। ये हमारे पास डोर्सल साइड है, ये हमारे पास पाल्मर साइड है। अब जो थेरेपिस्ट है उसने अपना हाथ एगोनिस्ट मसल पे रखना है। ये हमारे पास एगोनिस्ट मसल है क्योंकि मैंने रिस्ट की एक्सटेंशन करवानी है, तो एक्सटेंशन मसल इस वक्त मेरे पास एगोनिस्ट मसल है। अब थेरेपिस्ट ने अपना हाथ रिस्ट की डोर्सल सरफेस जो है उसकी एक्सटेंसर मसल्स पे रखना है और फिर रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा और पेशेंट अपवर्ड मूव करेगा। ठीक है, उसी डायरेक्शन में एक्सटेंशन में मूव करेगा। ठीक है, अगर थेरेपिस्ट अपना हाथ फ्लेक्सर पे रख ले और पेशेंट ने एक्सटेंशन करनी है तो वो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए एगोनिस्ट पे ही हमने जो है थेरेपिस्ट ने अपना हैंड रखना है। तो ये हमारे पास मैनुअल कांटेक्ट की बात होगी। दूसरा इसमें पॉइंट ये था कि पेशेंट ने अपना एक हैंड डिस्टल पॉइंट पे रखना है, लाइक हैंड या फीट पे, और दूसरा हैंड अपने जो पेशेंट है उसके स्कैपुला या जो हिप है जो कि प्रॉक्सिमल पार्ट है उस पर रखना है। ठीक है, अब हम दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, मैक्सिमम रेजिस्टेंस। मैक्सिमम रेजिस्टेंस में भी वही बात है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस ने एगोनिस्ट मसल पे अप्लाई करनी है। और क्या इसमें एक और पॉइंट है कि जब वो कॉन्सेंट्रिक, जब हम मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे होते हैं तो एक जो फोर्स जो रेजिस्टेंस की चाहिए होती है वो ग्रेटर अमाउंट में चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि पेशेंट जो है आसानी से पेन फ्री और स्मूथली मूवमेंट कर सके और रेंज ऑफ मोशन में अपनी जो फुल रेंज ऑफ मोशन है वो आसानी से कर सके। तो हमने ख्याल रखना है कि जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है वो भी एडिक्वेट रहे, वो अकोमोडेट रहे, जो पेशेंट की मतलब जितना पेशेंट बर्दाश्त कर सकता है उस तरह से ही वो रेजिस्टेंस हो, उससे ज़्यादा या कम ना हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट है पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ द थेरेपिस्ट। अब इसमें क्या है कि थेरेपिस्ट ने अपने पोस्चर का भी ख्याल रखना है, अपनी बॉडी मैकेनिक्स का ख्याल रखना है। एक तो पेशेंट ने जो पेशेंट है वो सुपाइन लाइन में होगा और थेरेपिस्ट उसके मतलब उसके फेस की तरफ टर्न हो के खड़ा होगा। ठीक है, इस तरह से खड़ा होगा और उसने अपनी जो सारी फोर्स है या रेजिस्टेंस जो अप्लाई करेगा वो अपनी उसने अपर एक्सट्रीमिटी के ज़रिए अप्लाई नहीं करनी, उसने पूरा अपना बॉडी वेट अप्लाई करना है। इससे क्या होगा कि उसकी बॉडी मैकेनिक्स जो होगी वो ख़राब नहीं होगी। ठीक है, और तीसरा पॉइंट इसमें ये था कि पेशेंट ने वाइड बेस होके खड़ा होना है, कि उसके फीट थोड़े से वाइड हों, क्योंकि ताकि उसको सपोर्ट मिल सके और उसका बैलेंस ख़राब ना हो। ठीक है, ये हमारे पास पोजीशन है, मूवमेंट ऑफ द थेरेपिस्ट होगी। अब हमारे पास 4 पॉइंट है स्ट्रेच। अब स्ट्रेच हम पीएनएफ थेरेपी में जो है वो हम पीएनएफ टेक्निक में अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेच कब देना है, किस वक्त देना है, वो हम इसमें देखेंगे, इस पॉइंट में देखेंगे। अब फॉर एग्जांपल D1 फ्लेक्शन करवानी है हमने पेशेंट को। ठीक है, अब हम फ़ौरन D1 फ्लेक्शन नहीं करवाएंगे पेशेंट को। ठीक है, हम पहले उसकी
पहले थोड़ा सा हम एक्सटेंशन में लेके जाएंगे, पहले हम D1 एक्सटेंशन करवाएंगे, फिर पेशेंट को हम D1 फ्लेक्शन में लेके जाएंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि हमने मूवमेंट का नाम कैसे देना है। हमने मूवमेंट का नाम ऐसे देना है कि हम प्रॉक्सिमल जॉइंट की मूवमेंट देखेंगे लेकिन एट द एंड ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, एट द एंड ऑफ द मूवमेंट का मतलब कि हम जब एक्सटेंशन से फ्लेक्शन में लेकर जाएंगे तो फ्लेक्शन जो है वो लास्ट मूवमेंट है। ठीक है, प्रॉक्सिमल जॉइंट पे, तो हम D1 फ्लेक्शन उसको कह देंगे। इसी तरह से अगर हम फ्लेक्शन से एक्सटेंशन में लेके जाएंगे तो हम जो हमारे पास लास्ट प्रॉक्सिमल जॉइंट पे मूवमेंट हो रही है एक्सटेंशन, तो वो D1 एक्सटेंशन हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमने नाम देने, ये वाला आपको पॉइंट समझ आ गया। इसमें हमने क्या करना है, हम D1 एक्सटेंशन इसलिए करवाएंगे D1 फ्लेक्शन करने से पहले कि मसल जो है वो पहले थोड़ा सा एलोंगेट हो जाए, और फिर जब हम उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, जब हम उनको D1 फ्लेक्शन की तरफ लेके जाएंगे तो मसल्स की जो हमारे पास है स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस वो इंक्रीज़ होगी, जो मसल्स हैं वो ज़्यादा रिक्रूट होंगे। ठीक है, मसल्स में ज़्यादा जो न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन है वो अच्छे तरीके से हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम D1 फ्लेक्शन करने से पहले या कोई भी हम पैटर्न स्टार्ट करने से पहले पहले थोड़ा सा मसल को स्ट्रेच करवाएंगे और फिर हम उस पोजीशन को, उस पैटर्न को करेंगे। ठीक है, स्ट्रेच स्टिमुलस में हमने ये पढ़ना था। अब स्ट्रेच, हम थोड़ा सा स्ट्रेच देने के बाद उसको रेजिस्टेंस भी देंगे और फिर वो पैटर्न करवाएंगे। ये जब हम टेक्निक्स पढ़ेंगे PNF की, मैं तब आपको बताऊंगी, जब मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगी कि हमने पहले स्ट्रेच देना है, उसके बाद रेजिस्टेंस देनी है और फिर हमने मूवमेंट करानी है, किस तरह से करानी है। लेकिन बात आपने इसमें ये याद रखनी है कि स्ट्रेच में हम पहले क्या करवाएंगे, कोई भी पैटर्न स्टार्ट करने से पहले हम उस मसल की थोड़े से हम उस मसल को एलोंगेट कर देंगे, उस मसल की स्ट्रेचिंग करवा देंगे ताकि उस मसल की जो है स्ट्रेंथ, एक्साइटेबिलिटी है वो इंक्रीज हो और जो रिस्पॉन्सिवनेस है उस मसल की वो इंक्रीज हो। ठीक है, नॉर्मल टाइमिंग का मतलब ये है कि नॉर्मल टाइमिंग में क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास डिस्टल मूवमेंट हो रही होती है, फिर हमारे पास प्रॉक्सिमल मूवमेंट हो रही होती है। जब हम डायगोनल मूवमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे हम D1 एक्सटेंशन से हम D1 फ्लेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या होगा, पहले डिस्टल मूवमेंट कंप्लीट होंगी और उसके बाद प्रॉक्सिमल मूवमेंट कंप्लीट होंगी। इसका मतलब ये नहीं कि जो बीच की इंटरमीडिएट या सिनर्जिस मसल हैं वो एक्टिवेट नहीं होंगे, या इंटरमीडिएट मूवमेंट्स हैं वो एक्टिवेट नहीं होंगे, वो भी एक्टिवेट होंगी। ठीक है, अब क्या होगा, आपने नॉर्मल टाइमिंग में हमने इस बात का ख्याल रखना है कि हम पहले जब हम डायगोनल पैटर्न करवा रहे होंगे तो उसी में क्या होगा कि डिस्टल मूवमेंट की जो है, डिस्टल जो जॉइंट्स है उसकी मूवमेंट हो जाएगी, और जब हम उसको D1 फ्लेक्शन की एंड पे लेके जाएंगे तो तब हमारे पास प्रॉक्सिमल जॉइंट की जो होगी मूवमेंट हो रही होगी, और इन बिटवीन हमारे पास क्या हो रही है, जो हमारा बीच वाले जॉइंट है वो भी हमारे पास उनकी भी मूवमेंट हो रही होगी। इसका मतलब ये है कि डिस्टल टू प्रॉक्सिमल सारे जो मसल्स है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए जब भी हम कोई पैटर्न करवा रहे हो, हमने इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास डिस्टल कॉन्ट्रैक्ट होंगे और उसके बाद हमारे पास प्रॉक्सिमल जॉइंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन में क्या होता है, ट्रैक्शन का मतलब कि हम दो जॉइंट सरफेस को आपस में सेपरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि पेन एक तो इनहिबिट होगा और एक स्पेस बन जाएगी, पेशेंट आसानी से उसके जॉइंट के दरमियान में स्पेस बन जाएगी और आसानी से है वो मूवमेंट कर पाएगा। तो जब भी हम कोई फ्लेक्शन पैटर्न करवा रहे होंगे तब हमने ट्रैक्शन अप्लाई करनी है। ठीक है, फिर हमारे पास 7 पॉइंट है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन इसका ऑपोजिट है, जब हम दो जॉइंट सरफेस को आपस में जोड़ रहे होते हैं। ठीक है, अब उन दोनों जॉइंट के आपस में स्पेस कम हो जाएगी और फिर क्या होगा, जब स्पेस कम होगी तो पेशेंट, जैसे कि वेट बेयरिंग जो हमारे पास जॉइंट होते हैं, वेट बेयरिंग जब हम करवा रहे होते हैं तो वेट बेयरिंग क्या होता है, वो स्टिमुलेट करवाता है अप्रोक्सीमेशन को, जॉइंट की आपस में स्पेस कम हो जाती है और जो मसल्स होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो हमने अप्रोक्सीमेशन तब करवानी है जब हम एक्सटेंशन पैटर्न करवा रहे होंगे। ठीक है, फिर हमारे पास है वर्बल कमांड। वर्बल कमांड का मतलब है कि हम जब अपने मुंह से पेशेंट को बोलेंगे या उसको कहेंगे कि आप, मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ तो आपने उसको ऊपर लेके जाएं, नीचे लेके, जब अपने मुंह से उसको बोलेंगे तो क्या होगा कि जो उसके वर्बल रिसेप्टर्स हैं या वर्बल कमांड्स के ज़रिए जो उसके हियरिंग है उसमें जाएगा और फिर वो ब्रेन के सिग्नल में जाएगा, एक पूरा प्रोसेस हो रहा होता है। तो वर्बल कमांड्स के ज़रिए भी क्या होता है, मूवमेंट फैसिलिटेट हो रही होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है विजुअल क्यूज। विजुअल क्यूज में हम क्या करते हैं कि पेशेंट से कहते हैं कि वो मूवमेंट करे। ठीक है, पहले उस मूवमेंट को हम पेशेंट को करवाते हैं और वो अच्छे से उस पेशेंट जो है वो देख ले और फिर उसको वो खुद से करने की कोशिश करे, तो इस एक तरह से उसके जो विजुअल रिसेप्टर्स हैं वो भी स्टिमुलेट हो रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह से हम सारे सेंसरी क्यूज को स्टिमुलेट करते हैं। एक और हमारे पास पॉइंट है जो कि काइनेसोलॉजी की बुक में लिखा हुआ है। अगला पॉइंट है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि हमारे पास जब मोटर न्यूरॉन्स रिक्रूट होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि वो
एक पार्ट से सिग्नल दूसरे पार्ट पे जाता है और इस तरह से एक पार्ट जो होता है दूसरे पार्ट को रीइंफोर्स कर रहा होता है, ठीक है, एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा होता है तभी, ठीक है। जैसे अब डिस्टल पार्ट है वो मूव करेगा, फिर प्रॉक्सिमल पार्ट मूव करेगा, इस तरह से एक सीक्वेंस वाइज जो होती है मूवमेंट हो रही होती है, एक पार्ट दूसरे पार्ट को रीइंफोर्स कर रहा होता है और इससे हमारे पास जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो रिक्यूट होते हैं और फिर क्या होता है, एक रिस्पॉन्स जो होता है वो इलिसिट होता है। ये हमारे पास रीइंफोर्समेंट थी। हम अगला पॉइंट है इरिटेशन, जो कि लास्ट पॉइंट है। इरिटेशन क्या होता है कि जो हमारे पास एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स होते हैं वो वाइड स्प्रेड हो रहे होते हैं। इसका मतलब ये हो रहा होता है कि जो हमारे पास स्ट्रॉन्गर मसल्स के न्यूरॉन्स होते हैं, एक्साइटरी न्यूरॉन्स, वो वीकर मसल्स को जा रहे होते हैं ताकि वो भी स्टिमुलेट हों, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मेरा बाइसेप मसल है वो वीक हो रहा है, तो उसके क्या है, उसके बाद जो मेरे शोल्डर और रिस्ट के मसल है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब क्या है, जो शोल्डर और रिस्ट के मसल्स हैं वो एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स स्प्रेड करेंगे और जो मेरे जो वीक मसल है जैसे कि बाइसेप मसल, उसको भी स्टिमुलेट करेंगे ताकि वो भी जो है वो एक्टिवेट हो सके। तो इसी तरह ये इरिटेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स है, जब भी हम पीएनएफ टेक्निक अप्लाई करेंगे तो हमने इन पॉइंट्स का ख्याल रखना है, ठीक है। जब भी हम पीएनएफ टेक्निक किसी भी पेशेंट अप्लाई करेंगे तो हमने इन पॉइंट्स को ऑब्जर्व करना है कि ये सारे पॉइंट्स हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। ये नहीं कि हमने मैक्सिमम कॉन्टैक्ट पहले हाथ रखना है फिर रेजिस्टेंस अप्लाई करना, इस तरह से नहीं, बस हमने ऑब्जर्व करना है कि ये सारे पॉइंट उसके टाइम के मुताबिक उसके अकॉर्डिंगली पीएनएफ टेक्निक के अकॉर्डिंगली हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। जब भी हम प्रैक्टिकल की मैं वीडियो बनाऊंगी पीएनएफ टेक्निक पे तो उस पर भी मैं आपको ये पॉइंट्स को अच्छे से फिर से समझा दूंगी कि हमने किस तरह से उन पॉइंट्स को देखना है कि ये वाला पॉइंट इस वक्त हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी सवाल पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।